बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी सेल्स टैक्स एक्ट 99 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें अभी हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं। सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस का सेक्शन है, इसमें आज का हमारा सब सेक्शन 11A है ऑफ सेक्शन 2। FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड मींस क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर, जो कि उसका 2017 का एक्ट नंबर 16 है, उसमें वो रजिस्टर्ड हो। और इसका जो मकसद है वो इसका है, पर्पस इसका जो है वो है सेटलमेंट ऑफ द रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। और फिर इनको पे करने का भी तरीका है कि किस तरह से रिफंड बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, जो कि सेक्शन 67 डील करता है रिफंड बॉन्ड इशू करने के रिलेटेड। उसके जो कंपनी होगी उसको FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी कहेंगे। सेक्शन 11B है फर्म। फर्म क्या होती है? फर्म जो होती है वो ऐसा रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के दरमियान जिसमें वो एग्री होते हैं कि वो प्रॉफिट एक सर्टेन रेशो के साथ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इसको शेयर करेंगे। मीन जो फर्म बनाते हैं वो सारे या कोई उनमें से इस तरह से प्रॉफिट रेशो को शेयर करेंगे, उसको हम फर्म कहते हैं। और सब सेक्शन 12 है सेक्शन 2 का गुड्स। गुड्स का इसमें बहुत जिक्र आएगा क्योंकि गुड्स पे जो टैक्स है ना, गुड्स की सप्लाई पे, वही है सेल्स टैक्स एक्ट। अदरवाइज सर्विसेज पे तो जो सेल टैक्स है वो तो प्रोविंसेस के पास चला गया है, लेकिन गुड्स पे जो है वो फेडरल के पास है और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसको डील करता है। तो गुड्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं? गुड्स में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें क्या आएगी कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अदर देन क्या होगा इसमें? एक्शनेबल क्लेम अगर कोई है, मनी है, स्टॉक है, शेयर्स हैं और सिक्योरिटीज़ कोई चीज़ें हैं, उनके अलावा बाकी जितनी भी मूवेबल गुड्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गुड्स के क्लास में आएगी। तो इस तरह हमें टर्मिनोलॉजी इसलिए समझनी भी ज़रूरी होती है कि लॉ में जब हमने अप्लाई करना है तो हमें उसका पता होना चाहिए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई एक डेफिनेशन ऐड हुई है, नई डेफिनेशन है पिछले 1-2 साल से। बल्कि ये भी एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लिखा हुआ है 42, इसका मकसद ये है कि आपको ये बताएगा इसी पेज में नीचे कि ये कब सेशन ऐड हुआ। ये देखें जाए जो सबसे जो न्यू क्लास है वो यही है 42, जैसे कि लिखा हुआ है न्यू क्लास 12A इंसर्टेड थ्रू द टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये हुई, तो 2020 में ये आई है। इसी तरह अगर कोई ऊपर नंबर लॉ का लिखा होता है तो आपने ये देखना है कि उस साल में ये लॉ एप्लीकेबल था या नहीं। तो आप इस नंबर को नीचे जाके देखें फुटर में, तो आपको वो मेंशन होगा कि ये किस साल में आया है। मीन ग्रीन इंडस्ट्री का अगर हम कंसेप्ट कहें कि 2019 में कोई पैरा बना है तो 2019 में तो ये था ही नहीं, ये आया ही 2020 में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, मैं जो आपको इजी लैंग्वेज में जैसे कि बता रहा हूँ। तो ग्रीन इंडस्ट्री जो होती है वो इस तरह की इंडस्ट्री होती है जो पहले से एस्टैब्लिश जगह पे ना हो। एक तो ये है कि पहले से एस्टैब्लिश जो जगह है, जो पहले फैक्ट्री है उसमें ना हो, बल्कि ये बिल्कुल नई लैंड पे बने। और दूसरा इसका ये है कि ये भी ना हो कि नई लैंड पे कोई पुराना प्लांट उठा के शिफ्ट कर लिया हमने, वो भी ग्रीन इंडस्ट्री में नहीं आएगा। और फिर तीसरी बात ये है कि इसमें जो टेक्निक है, कोई नई प्रोडक्शन की चीज़ जो है, नया टेक्निक, नई चीज़ बनाएं, तो उसको हम ग्रीन इंडस्ट्री कहते हैं। इसके जो कि 6 शेड्यूल के टेबल के सीरियल नंबर 150 है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्रीवियस कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो रहा किसी मकसद के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए वगैरह, और ना ही जो है ऐसी जगह है कि जिसको डिमोलिश करके दोबारा से बना के उस पर कोई फैक्ट्री बनाई गई है, वो भी इस ग्रीन के में नहीं आएगा। और थर्ड वन है कि हमने इसको ऐसी अंडरटेकिंग के कहीं और जगह पे एग्जिस्ट कर रही थी और उसको जाके वहाँ लगा लिया,
तो जैसे कि शुगर मिल्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नए में नई मशीनरी लगा रही को इस्टेब्लिश कर लिया, तो वो भी इसमें नहीं आएगी। और जो क्लास 4 है इसकी, वो उसके सब क्लास 4 है, उसके मुताबिक ये है कि ये ऐसी होगी कि जिसमें पाकिस्तान में पहले कभी ना यूज़ हुई हो और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसको प्रमोट करे और बताए। तो अब इसकी क्लास बी क्या कहती है, इज़ अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। अब कमिश्नर को एप्लीकेशन दे के अप्रूव्ड करें, मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वो जमा करवाएं और कमिश्नर से इसकी अप्रूवल लें, तो उसको हम फिर ग्रीन इंडस्ट्री कहेंगे। तो ये जो एप्लीकेबल है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 में आई, तो उसमें उन्होंने बिफोर टाइम ये कहा कि ये 1 जुलाई 2029 से ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। इसका सब सेक्शन 13 है ऑफ सेक्शन 2 इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या होता है? इंपोर्टर ऐसा पर्सन होता है जो बॉर्डर के बाहर से किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें पाकिस्तान में लाए, इंपोर्ट करे, दरामद करे, उसको हम इंपोर्टर कहते हैं। कि मतलब किया जिसने चाइना से कोई चीज़ें मंगवाई हैं, अक्रॉस द बॉर्डर से पाकिस्तान में मंगवाई, इंपोर्ट की, उसको इंपोर्ट, दरामद हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर लाने की चीज़ें जो होती हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो इसी तरह से उस पर भी फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज पे ही इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसका इंपोर्ट होना। ले जी आगे आ गया इनपुट टैक्स। जिस बंदे ने सेल्स टैक्स को समझना है उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इनपुट टैक्स और दूसरा है आउटपुट टैक्स। अब इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट जो बंदा समझ गया वो ऑलमोस्ट सेल्स टैक्स को काफ़ी हद तक समझ जाता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है। तो सेल्स टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन के मुताबिक इनपुट टैक्स क्या होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है। अब जो तो इनपुट टैक्स होगा उसमें हम ये कहेंगे लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को की जा रही है। फर्ज किया मैं हूं ना, अगर परचेज टू द पर्सन मीन मैं हूं, तो जिसको सप्लाई की जा रही है मतलब ये है कि वो परचेजर है जो गुड्स को परचेज कर रहा है। गुड्स सप्लाई टू द पर्सन, मुझे अगर सप्लाईज की जा रही है तो मैं तो परचेजर होऊंगा ना उनका। तो फिर ऐसा टैक्स जो मैंने पे करना है, परचेजर ने पे करना है, परचेजर के लिए वो टैक्स जो होगा इनपुट टैक्स होगा। अब इसमें फ़र्क सिर्फ एक ही है आउटपुट और इनपुट की डेफिनेशन में। आउटपुट भी अभी हम पढ़ेंगे। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाई द पर्सन, यानी कि मैंने अगर गुड्स बेची हैं बाई द पर्सन, मैंने बेची किसी तीसरे बंदे को, तो उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स होगा। यानी कि अगर सी चीज़ें मैंने बेची हैं तो फिर मेरा आउटपुट टैक्स होगा, अगर चीज़ें मुझे बेची गई हैं तो फिर मेरे लिए वो इनपुट टैक्स होगा। यानी कि जो परचेजर होगा उसके लिए वो इनपुट टैक्स होगा और सप्लायर जो होगा उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। सेम टैक्स होगा बायर और सप्लायर, बायर के लिए इनपुट और सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स होगा। एक तो ये है कि जिसको चीज़ें बेची गई हों, सप्लाई की गई हों गुड्स, वो होगा इनपुट टैक्स उस पर। फिर ऐसा होगा टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मैं इंपोर्टर हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो मैं जो इंपोर्ट करूँगा तो मेरा जो वो टैक्स होगा इंपोर्ट पे जो मैंने पे किया है इंपोर्ट स्टेज पे, वो इनपुट टैक्स होगा। इसी तरह जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो सेल्स टैक्स के मोड में आती है, तो वो भी जो परचेज़र उसका होगा या जिसने परचेज़ की हैं तो उसके लिए वो या जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो उसने पीछे से जो ली है सर्विसेज या गुड्स, तो उसमें परचेज पे इस पे टैक्स होगा। और इसी तरह प्रोवेंशनल टैक्स लेविड ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पर्सन, यानी कि ऐसे टैक्सेस जो प्रोवेंशनल टैक्सेस हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट पे टैक्स है, अगर वो फेडरल एरिया में या गवर्नमेंट के है तो वो भी जो चीज़ें परचेज करेगा उस पर जो टैक्स होगा उसको हम इनपुट टैक्स कहेंगे। तो इसमें सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो दूसरे सूबों से हैं, तो क्योंकि प्रोविंशियल जो टैक्स है उसमें सर्विसेज एक्सक्लूड हैं। लेविड अंडर द सेल टैक्स एक्ट 99 के तहत ये लगता है एंड अडॉप्टेड इन द स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका भी अगर गुड्स रिसीव उधर से हुई हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, तो देन भी वो जो है इनपुट टैक्स होगा उसका। इनपुट टैक्स उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो
परचेज जिसने की है और परचेज पे जो उसको टैक्स लगाया है तो जो टैक्स उसके लिए इनपुट टैक्स है, जिसने सप्लाईज की हैं तो सेल पे जो टैक्स लगा है वो आउटपुट टैक्स है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई है काइबोर। काइबोर क्या होता है? कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ये होता है कि क्योंकि मोस्टली बैंकों के हेड ऑफिस कराची में थे पहले या अभी भी हैं, तो उसमें हर क्वार्टर में एक इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है हर क्वार्टर के फर्स्ट डेट को, तो उसको कहते हैं कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। वो हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में, जैसे मैंने बताया ना। लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस क्या होता है कि एक ऑफिस जो लोकल एरियाज में किसी तहसील में बना दिया जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में बना दिया जाता है, और असल तो आरटीओ को रिपोर्ट करते हैं रीजनल टैक्स ऑफिस, लेकिन रीजनल टैक्स ऑफिस का आगे सब ऑफिस जो है वो बन जाते हैं तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनको हम लोकल ऑफिस कहते हैं उस एरिया के, जो सुपरडेंट और इसके लिए इसमें करते हैं। अब एक लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर, लाइसेंस इंटीग्रेटर जो होता है ना, वो ये अब डेफिनेशन जैसे हमने देखा कि ये 52 है, ये बिल्कुल इसी साल में आई होगी, तो 52 में आप देखें न्यू क्लास इंसर्टेड इन फाइनेंस एक्ट 2024, यानी कि 24 में ये इंसर्ट हुई है क्लास, और इसी साल में ये क्लास आई है, पहले नहीं होता था। लाइसेंस इंटीग्रेटर क्या होता है? मीन एनी पर्सन लाइसेंस्ड बाय द बोर्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम आ रहा है, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटर होगा जिसको एफबीआर ने लाइसेंस प्रोवाइड किया होगा। प्रोवाइड जिसने लाइसेंस जिसको किया है वो आपको इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस निकालने का सेटअप जो लगा के देता है उसको हम कहते हैं, जो इंटीग्रेट करके देता है आपको एफबीआर के साथ, उसको हम लाइसेंस्ड कहते हैं, जिसने एफबीआर से लाइसेंस लिया हुआ है। एफबीआर से उसने लाइसेंस लिया है, और इंटीग्रेटर करता है रजिस्टर्ड पर्सन को इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, के जो रूल के मुताबिक, रूल्स जो प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं उनके मुताबिक जो है उसको प्रेस्क्राइब करता है। अब ये सब सेक्शन 16 है ऑफ सेक्शन 2 का, मैन्युफैक्चरर आर प्रोड्यूसर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब आपने लॉ को पढ़ना है तो लॉ में मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो वो उसमें कई लोग उसको अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं मैन्युफैक्चर से, या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेशन में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरर कौन होता है? इजी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं कि हर पर्सन जो एक चीज़ की शक्ल बदल देता है। किस तरह से शक्ल बदलती है? ये हो सकता है कि दो चीज़ें किसी के पास हैं और दो चीज़ों को उसने मिला के फ़र्ज़ किया, एक के पास ये है, कहीं और से लिया उसने, पेंसिल कहीं और से ली, इनको मिला दिया, इनको मिलाने से एक असेंबली हो गई, एक चीज़ बन गई। या आप कह रहे हैं कि इसमें सिक्का था और दूसरा था, तो जिसने पेंसिल मैन्युफैक्चर की उसने इसकी स्टेट को बदल दिया। पहले जो स्टेट थी वो और थी, अब स्टेट और हो गई, तो इसकी स्टेट बदली गई, मीन उनको दोनों को असेंबल कर दिया, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चर कहेंगे। उस पर प्रिंटिंग कर दी या इंग्रेविंग कर दी, इंग्रेव बीच में खोद देना उसको, उस पर इस तरह से लिखना कि बीच में कुंदाकारी कर देना, तो इंग्रेविंग है। प्रिंटिंग इसके ऊपर कर दी, फिर उसको पैक कर दिया, या फिर पहली पैकिंग उतार के नई पैकिंग कर दी, रीपैक कर दिया, मीन उसकी जो पोजीशन है उसको हमने डिफरेंट और डिस्टिंक्ट कर दिया, उसकी मुख्तलिफ हो गई पोजीशन। तो ऐसा जो कन्वर्ट हुई चीज़ उसको हम कहेंगे कि वो मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो जिसमें प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग ये भी शामिल होता है, और फिर प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन असेंबलिंग का हो सकता है, या मिक्सिंग का है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक बना दी गई, वो भी मैन्युफैक्चरर है। फिर इसी तरह से कटिंग है कि वो कोई चीज़ छोटी बड़ी थी उसको प्रॉपर कट करके एक यूजेबल चीज़ बना गई, जिससे वो उसको भी कर देता है। डाइल्यूट है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स बाहर से आती हैं इंपोर्ट, उसको डाइल्यूट करके पैक कर दिया जाता है, तो वो भी है। बॉटलिंग मीन उनके बॉटल्स बना दिए जाते हैं। पैकिंग है, रीपैकिंग है, एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन अदर मैनर्स, या किसी दूसरे तरीके से गुड्स को बना दिया गया, तो इस सारे प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर वो बंदा होता है ये सारा प्रोसेस करता है, जो ये प्रोसेस करता है। मसलन ये है कि वो प्रिंटिंग कर देता है, उसके ऊपर वो उसको पैकिंग कर देता है, रीपैकिंग कर देता है, इंग्रेविंग कर देता है, पब्लिशिंग कर देता है,
फिर उसका ये है कि और मटेरियल उस पर यूज़ करके उसको और फार्म में ले आता है, पहली फार्म से दूसरी बदल। तो ये जो सारा प्रोसेस करता है उसको हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। लेकिन एक तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया, और एक और चीज़ है कि अगर ऐसा आसानियाँ ट्रस्टी कि वो जिसका बैंक करप्ट हो गया और किसी बंदे को असाइन कर दिया गया वो प्रोसेस, तो उसने वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूसर्स की जो चीज़ें थी उसको बेच दिया, अगर या बैंक करप्टी के दौरान असाइन किसी की ज़िम्मेदारी की गई, उसका रिलेटिव है या उसमें ज़िम्मेदारी उस पर इस कैपेसिटी में लगाई गई कि वो इसको जहाँ तो लिक्विडेट कर दे या एग्जीक्यूट कर दे, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में रखेंगे। और ऐसा पर्सन जो कि कंपनी का ऑनर है और होल्डर क्लेम द यूज़ ऑफ पेटेंट और उसकी प्रोप्राइटरी राइट्स यूज़ कर रहा है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन हिज नेम और इट्स, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे, जो कि आगे चाहे सेल कर रही है किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या डिस्पोज ऑफ कर रही है, प्रोवाइडेड दैट फर्दर। हाँ, अगर हमारे पास ऐसा एक्सपोर्टर है जो अपनी चीज़ें गुड्स बनाता है और फिर बना के उनको एक्सपोर्ट करता है, तो उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब रिफंड्स के इशू आते हैं तो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर को जल्दी मिलता है बजाय कमर्शियल एक्सपोर्टर के। तो वो मैन्युफैक्चरर कम, बाज़ लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमने अपनी इंडस्ट्री किसी से करवाया है जाके काम, मैंने कपड़ा लिया और किसी से जाके कटिंग करवा के वो सिलवा दिया, होता वो कमर्शियल एक्सपोर्टर है। लेकिन ये इसके लिए फिर शर्त ये लग गई कि नहीं, अगर आप मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर वो होगा जिसकी अपनी फैसिलिटी होगी मैन्युफैक्चरिंग की। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है तो देन वो होगा मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मीन ऐसा ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 30, जैसे कि कमिश्नर भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, आईआरओ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है अंडर सेक्शन 30। एक ये नई चीज़ है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, अभी तो नई नहीं है, काफ़ी हो गए हैं साल इसको ऐड हुए हुए। तो ये क्या होती है कि ऐसा बंदा, जैसे कि दराज आपने सुना होगा, दराज है या अमेज़ोन है या कोई ऐसी प्लेस, ऐसी ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें बायर अपनी डिमांड देता है और सप्लायर वो चीज़ बायर तक पहुंचा देता है, जिसमें ज़िम्मेदारी ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले की होती है। तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें शामिल होता है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म और पोर्टल सिमिलर मीन विच फैसिलिटेट द सेल ऑफ गुड्स एंड इंक्लूड्स थर्ड पार्टी सेल। तो वो थर्ड पार्टी, क्योंकि परचेज भी थर्ड पार्टी होती है, सेलर भी थर्ड पार्टी होता है, तो जो ऑनलाइन प्लेस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस कहेंगे। बाई कंट्रोलिंग द टर्म एंड कंडीशन, तो वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाला कर रहा होता है। और इसी तरह ऑथोराइज द चार्ज ऑफ कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द सप्लाईज की, वो भी उसी की जिम्मेदारी होती है, उसने पेमेंट लेके देनी होती है। ऑर्डरिंग और डिलीवरिंग गुड्स जो है वो भी इसकी होती है जिम्मेदारी ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले की। तो आगे है सेक्शन 19 है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मीन ऐसी प्राइस, ओपन मार्केट प्राइस ऐसी होती है जिस पे कहीं भी वो चीज़ मिल जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात जब कोई एसोसिएट अपने एसोसिएट को बेच रहा होता है, सस्ती बेच रहा होता है, तो उसको वैल्यू लगाने के लिए हम चेक करते हैं कि ओपन मार्केट में क्या वैल्यू थी और ये अपने एसोसिएट को कौन सी वैल्यू दे रहा है। तो ओपन मार्केट वैल्यू जिसमें आम मार्केट में वो चीज़ मिल रही होती है। तो अगर एसोसिएट अपने एसोसिएट को कम प्राइस पे दे रहा है तो फिर उस पर ये लगता है टैक्स कि नहीं भाई, आप मार्केट प्राइस पे टैक्स हमें मार्केट प्राइस के मुताबिक दें, बाकी आप जैसे मर्जी करें। तो ये थोड़ा सा लंबा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहता था कि आज की डेट में जैसे कि हमने ये सेम रहेगी इन रिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। आउटपुट टैक्स कौन सा है? टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन। इधर हमारा वो आता था टू द पर्सन, यानी कि जिसको सप्लाई की गई है उसके लिए वो इनपुट है, बाई जिसने की है उसके लिए ये आउटपुट टैक्स है। तो मीन आउटपुट और इनपुट टैक्स में फ़र्क क्या है कि ये रजिस्टर्ड जिसको की जाती है वो इनपुट टैक्स उसमें आता है, जो करता है सप्लाईज उसका वो आउटपुट टैक्स है। तो इस तरह सिंपल लैंग्वेज में जो किसी की परचेज पे टैक्स होता है वो उसके लिए इनपुट टैक्स होता है, जो सप्लाई पे
टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। इसी तरह फेडरल एक्साइज का जो एक्ट था कि जो सर्विसेज किसी ने रेंडर की, किसी ने दी, प्रोवाइड की सर्विसेज, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की उसके लिए वो आउटपुट टैक्स है। इसी तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो जो इस्लामाबाद के टेरिटरी में होती है, तो उसमें जो सेल टैक्स की जो सर्विसेज होती हैं उसको हम उन पे जो टैक्स होता है वो भी आउटपुट टैक्स होता है। तो इसी तरह जो पर्सन होता है, सब सेक्शन 21 है सेक्शन 2 का। पर्सन मीन कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट गवर्नमेंट, इन सब को जो है हम इनको पर्सन इंक्लूड करेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट, सब डिवीज़न और फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है इसको हम कहेंगे। तो मेरा ख्याल है ये आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने इनपुट और आउटपुट टैक्स को इकट्ठा समझाना चाह रहा था तो इसलिए ये किया है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसको सीखें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।